हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। मेरा नाम है दुआ वसी और मैं हूँ वसी शाह। ओह माय गॉड, यस वी गॉट इट फाइनली हो गया। मैंने कहा एक आदमी जब अपने को होस्ट का तारुफ नहीं कराता, जो गरीब बेचारा साथ बैठा होता है, तो उसको खुद ही कराना पड़ेगा। This is just become a thing on the show now. But I'm going to introduce our guest today, जो कि country head fundraising शौकत खानम के लिए Mr. Mohammed Amir. Thank you for coming and joining us. थैंक यू। अच्छा, सो मैंने बहुत सारी बातें करनी है अबाउट शौकत खानम एंड देन ऑल्सो क्योंकि इट वाज फाउंडेड बाय मिस्टर इमरान खान, सो देयर इज अब नाउ बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल सिचुएशन उसके भी कोई आई एम असूमिंग रैमिफिकेशंस होंगे। सो आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट चलो पहला all सवाल of ही बड़ा those things. लोडेड किस्म का है। नो मैं आई एम गोना टेक दैट इस टुवर्ड्स किस्म द के सवाल जो है एंड। ना वो ना हाँ। इंटरव्यू के एंड में हमेशा हाँ, रखनी सो चाहिए, बात के टूट के चला जाता है। हाँ, I'll ask you like right at the end. बट उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू मी कि लाइक एक तो पब्लिक एडमिन और हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में आना एंड देन टू काइंड ऑफ जॉइन शौकत खानम व्हेन फ्रॉम व्हाट you've told me आप यू वर ट्राइंग टू स्विच करियर्स मार्केटिंग में, राइट? सो मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने इनिशियली पढ़ा क्या एंड देन हाउ डिड यू sort of find your way becoming country head fundraising for शौकत खानम? राइट। अच्छा, मुझे आप इतनी इजाज़त ज़रूर दे दीजिए कि मैं इस पर अपनी राय दे दूँ। आप फिर सवाल भी कीजिएगा, आप जवाब भी दीजिएगा। मगर मैं समझता हूँ कि कौम को ना कुछ इदारों को जिन्होंने परफॉर्म किया है, जो सबके सामने हैं, उनको सियासत से पाक रखना चाहिए सबको। शौकत खानम के हवाले से मैं समझता हूँ कि इस बात का सबको ख्याल रखना चाहिए। बाकी आपको जो भी सवाल है, जो भी उनका जवाब है, वो हाँ, नहीं, होने जाएगा। जी, I don't think ये actually interestingly कोई खास शौक नहीं, रेस भी होते हिट हुआ है उस पर, मगर हिट करने वालों को भी फिर मेरे ख्याल में कहा जाता है कि नहीं यार ये ना करें। या आई थिंक तो that's बाकी फिर fair. ये बताएंगे। हाँ, so sorry, go ahead. सो जो जैसे वसी भाई ने कहा कि आपने बात ही बड़े एक पीक लेवल से कर दी, सो विल कम बैक टू दैट लेटर। लेकिन हमारे मेरी जो में कहते हैं ना, जो सातवां काला जो है जी, वो लगा सातवां काला बताऊंगा। सो मेरी जो जर्नी है जी विद शौकत खानम, दैट हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग। सो मैं तो अब इसको वसी भाई रिलेट करता हूँ उस टाइम से जब खान साहब ने अनाउंस किया था, और उस वक्त हम लोग कॉलेज में थे। तो उस वक्त नहीं पता था कि कभी जाकर शौकत खानम में काम भी करेंगे। उस वक्त वही क्रिकेट का क्रेज़ था, 92 वर्ल्ड कप जीते अभी ताज़ा, एंड खान साहब वाज एवरीवेयर। और उन्होंने उस वक्त एक कैंपेन लॉन्च की थी, स्टिल एवरीवेयर जी। हाँ, स्टिल। और उस वक्त तो खैर वो एक और ही लेवल था ना। तो उन्होंने एक कैंपेन लॉन्च की कि जी वो स्कूलों में और कॉलेजों में जाते थे और वो चैरिटी टिकट्स मिलती थी कि जी सेल करें। तो उसमें टारगेट रखा हुआ था कि जी जो स्कूल कॉलेज 50,000 रेज करेगा, वहाँ पे मैं पर्सनली जाऊँगा, चेक This was रिसीव that करना। door-to-door thing where you would go around selling tickets. यस, सो हमने Yeah, भी किया। everybody has done तो that. हमने भी किया, और वी वर लाइक दिस शॉर्ट ऑफ जो है ना रेजिंग 50,000। तो अच्छा। क्योंकि वो कॉलेज वाले बाहर निकलने नहीं देते, तो घर में फैमिली में सब ने हाँ, कर you करा had के to जो beg everybody कि प्लीज तो मेरे से हमने ले जो है लें। ना फिर प्रिंसिपल से जाके रिक्वेस्ट की कि जी हमें एक दिन के लिए बाहर से भी कर लेने दे, हमने खान साहब को बुलाना है यहाँ पे। सो वी डिड दैट। जो उन्होंने एक दिन के लिए अलाउ किया, हम बाहर जाके कॉलेज से बाहर जाके सड़कों पे भी हमने टिकट सेल किए। सो और ये था कि अगर 50,000 की रकम हो जाएगी तो फिर खान साहब खुद आएंगे। आते। तो हमने वही रेज 50,000, और हमें एक स्केड्यूल मिल गया कि जी फलां दिन जो है वो आपके कॉलेज में आएंगे। तो अच्छा, उससे पहले जस्ट सीन हिम जो है ना एज अ क्रिकेटर सुपरस्टार और एज ए ह्यूमन बीइंग को इतना वो नहीं था। हाँ, एक करिश्मा था, एक वो हीरो He was का, a हीरो national- क्रिकेट हीरो yeah, जैसा। cricket. व्हेन ही Yeah. केम टू आवर कॉलेज जो है ना, तो वो पता नहीं पीछे से कितने स्कूलों कॉलेजों से होते हुए आए होंगे। तो हमें थोड़ा सा वी हैड टू स्टे अ लिटिल लेट। हमें अगर 1 बजे छुट्टी होती थी तो उस वक्त कोई 2:30-3 बज गए, और उन्होंने कहा जी वो आने वाले हैं, आप लोगों ने जाना नहीं है। अब हम यंगस्टर ना, आपको पता ही है कि यार आज छुट्टी लेट हो गई। शौक भी था कि जी खान साहब आ रहे हैं, किसी साथ आपस में लगे छुट्टी यार छुट्टी लेट नहीं होनी चाहिए थी, खान साहब लेट आए हैं। किसी खान साहब से बड़ी अच्छा, अब ना हमारे अंदर एक वो अजीब सी पक रही है कि अच्छा वो खैर खान साहब आ गए, तो उन्होंने आके जी वो स्टेज पे माइक पकड़ा, मेन वही हमने जो हमारे प्रिंसिपल ने चेक प्रेजेंट किया, ये थैंक दस। तो बीच में से जो है ना एक लड़के ने चुलबुले ने कि खान साहब आप तो लेट आए हैं आज, जो है ना कह दिया उसने। अच्छा, एकदम ना खान साहब ने ऐसे करके ना पहले एकदम चेहरा थोड़ा सा लाल हुआ ना, तो फिर साथ ही उन्होंने ना, तो यहाँ से जो ना आपको वो जो एक लीडर या वो एक ह्यूमन बीइंग की वो जो कैरेक्टर है वो नज़र आता है कि पता लगा एक नागवारी सी की ना लहर आई। लेकिन साथ ही उन्होंने उसको, तो उन्होंने कहा कि जी एक्सपेक्टिंग दैट ना कि जी यार अच्छा को बच्चा कह देगा। आई एम सॉरी, मैं माजर चाहता हूँ कि मैं लेट हो गया।
लेकिन उनका मिजाज नहीं, उन्होंने आराम से उन्होंने कहा जी मैं माजरा चाहता हूँ, मैं लेट हो गया, लेकिन मैं सुबह से पता नहीं कितने, उन्होंने कहा कि ये मेरा 20वां या 18वां स्कूल या कॉलेज है जहाँ पे मैं आया हूँ, तो वो रास्ते में ऐसे हर जगह पे थोड़ा सा एक्सटेंड, माकूल बात है। अच्छा, और उसके बाद जो है ना वही वो जो उस वक्त एक जो कैंपेन चल रही होती थी, सबने शादी नहीं हुई थी तो नारा शुरू हो गया, वी वांट भाभी। अच्छा, उस पे वो जो है ना ही गॉट एक्सट्रीमली जो है ना इन्फ्यूरिएटेड, उनका आप लोग चुप करें मेरी बात सुने। अच्छा, देन जो है ना वो जो मैं मेरा एक शौकत खानम के साथ और जो खान साहब के साथ एक वो जो कनेक्शन एक डेवलप हुआ, बड़ा उस वक्त भी पता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि जी देखिए मैं आज आपके पास एक बहुत बड़े मकसद के लिए आया हूँ, जिन चीज़ों की आप बात करें वो बड़ी पर्सनल है, वो बड़ी ज़ाती नोयत की है, और ये मैं आज आप लोगों को नसीहत कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों से बाहर निकल के स्टार्ट थिंकिंग बिग। उन्होंने बड़ी ना एक ब्यूटीफुल किस्म की, जिसे कहते हैं ना एक लीडराना किस्म की, उन्होंने एक हमें स्पीच दी स्टूडेंट से, हाँ ठीक है, और हमें उन्होंने कोई किसी को वो नहीं कहा कि तुमने, हमें अपने तौर पे इतनी शर्मिंदगी हुई, आप यकीन करें कि उसके बाद एवरीबॉडी, टीचर्स ने कुछ नहीं कहा, स्टूडेंट्स ने उस लड़के को इतना बेचारे को जिसे कितना जलील किया कि तूने ये बात वेज क्यों किया, ये चैंट तूने शुरू क्यों किया, स्लोगन किया। तो बाकी वो इतनी ब्यूटीफुल स्पीच थी ना, जिसमें हमें फिर रियलाइज़ हुआ कि यार एक लीडर या एक विजनरी आदमी जो है वो क्या होता है और वो कैसे सोचता है कि यार मैं पाकिस्तान का पहला कैंसर हॉस्पिटल बनाने निकला हूँ, आप लोगों की मदद से बन रहा है, हाँ, और आप लोगों ने आज ये इतना बड़ा काम किया, आपको पता नहीं कि आपने आज क्या किया। और जो हमें तो बिल्कुल वाकई रियलाइज ही नहीं था ना कि हमने क्या किया, हमने तो शुगर किया ना, घर में बेच दी, सड़क पे बेच दी, ये वो, उनका आपको आइडिया नहीं है कि आपने क्या किया। अच्छा, ये था उस वक्त का इनकलकेट हुआ एक मैसेज। देन उसके बाद बस इधर उधर आई स्टार्टेड ऑफ माई करियर इन फिलिप्स इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, वहाँ पे पहली जॉब मैंने की, और उसके बाद जो है बीच में एक दफ़ा उस वक्त आपसे हमारी मुलाकात क्यों नहीं हुई जब फिलिप्स के टीवी जो थे वो बड़े महंगे मिला करते थे? सीरियसली वो वाकई पीक कह रहा था फिलिप्स का। तो और मल्टीनेशनल का एक पहली जॉब ही वहाँ पे मिल जाए तो आपको एक एक्सपोजर ही हो जाता है। फिलिप्स तो बहुत बड़ा ब्रांड था। उनके जो सिस्टम्स थे और जिस तरह से वो अपने एम्प्लॉइज़ को ख्याल रखते थे, वो बड़ा मल्टीनेशनल, तो वो बड़ी एक अच्छी इंजॉयबल करियर था। एंड देन केम 9/11 और वो सारे वो जो है ना फिलिप्स ने अपने ऑपरेशंस खत्म किए एंड सो मेरा ख्याल है मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले गया तो क्विकली कमिंग बैक टू शौकत नौजवानों के लिए भी ये, अच्छा वो उस वक्त की बात हुई और ये मैं उसके इंस्पिरेशन भी तो है ना। शौकत खानम एक चीज़ है, मगर आपका अपना जो करियर है एक यानी कि वो भी मेरे ख्याल में ख़ास तौर पे देखने वालों के लिए, यूथ के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई कैसे लोग ग्रो करते हैं। और अब बहरहाल शौकत खानम का हिस्सा होना, to sort of switch कि I think that's one of the big problems। अब लोगों को लगता है कि if you kind of, you know, if you've hit a point in your career कि oh अब you know you're bored with it, it's not like I think you know you were sort of you were like this is it। So to be able to switch and be like कि नहीं, I can also start anew from you know even mid career and that's you know that's also। बल्कि अब तो मुझे नहीं पता, मैं तो चूँकि हमारा तो शोबा और तरह का है और वो एक ही था, हम तो पढ़ने लिखने से जुड़े रहते हैं। अदरवाइज मैंने देखा है अब तो लोग अपने आप को चेंज करते रहते हैं और चेंज वक्त की ज़रूरत होती है। और जो चेंज नहीं करते हैं उन्हें वो सिस्टम उठा के बाहर फेंक देता है, क्योंकि इतनी तब्दीली आ रही है हर चीज़ के अंदर कि आपको कुछ ना कुछ बदलना पड़ता है। अच्छा, सो दिस वाज के अच्छा फिर देन मैंने स्टार्ट फिलिप्स से किया, एक मल्टीनेशनल से, ठीक है, एंड देन वो फिलिप्स ने ऑपरेशंस वाइंड अप किए, उनके यहाँ हालात ख़राब हैं, वो आयरोज मॉल रोड पे जनाब आ जाते थे और जहाँ फिलिप्स तो हम गोरा कंपनी थी ना, हालांकि उन बेचारों का दूध इट वाज अ हॉलैंड बेस्ड कंपनी, लेकिन स्टिल उन्होंने कहा जी हम फ्रेंचाइज करके वो निकल गए, तो हमें भी उन्होंने फारिग कर दिया। सो उसके बाद जो है ना a friend was working मल्टीनेशनल से आप दोबारा नेशनल हो गए लेकिन अमेजिंगली जो है ना एक दोस्त था वो शौकत खानम में काम करता, उसने कहा यार अपना तू रेज्यूमे भेज, हमारे पास वैकेंसीज आई हुई हैं ऑपरेशन। अच्छा, शौकत खानम बन गया था उस वक्त? बन गया हुआ था फंक्शनल। अच्छा, बन गया हुआ था फंक्शनल, लेकिन मुझे भी नहीं पता था, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी नहीं पता था कि उस दोस्त की वजह से पता था कि ये वहाँ पे जॉब करता था। मैंने उसको CV दिया तो उसने कहा कि तुम्हें ना कॉल आएगी HR से, उन्होंने कहा कि हमें इस तरह के लोगों की ज़रूरत है। Within a couple of days, I received a call. What a great friend. He's still a friend. He still works for Shaukat Khanum as well. अच्छा, he works in our Dubai office now. Shaukat Khanum की। अच्छा, very good. तो मुझे कॉल आ गई। अब वसी भाई ये बड़ा जो है ना इंटरेस्टिंग, जो आपने अभी बात की ना कि लोग वो कर जाते हैं करियर को, और
अब मैं वहाँ पे गया, इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने जो पोजीशन बताई ना, आई डिडंट नो, इट वाज अ फ्रंट डेस्क जॉब। तो अच्छा, मैंने ठीक कहा यार मैं मल्टीनेशनल से आया हूँ, मैं वहाँ हाँ, अकाउंट्स हाँ, देखता yeah. था, मेरे दिल्ली के लाखों करोड़ों की डीलिंग हो रही होती थी। तो सडनली मैं कहा यार ये क्या, मुझे मैं नहीं करनी, हाँ। फिर उसको ऐसे ही। तो अच्छा, वो कहता तेरे पास और कोई है? मैं कहा नहीं यार अभी तो कोई नहीं। तो कहता जो मिल रही है वो क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, उसने कहा तुम चल मैं तुझे ना कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ही टुक मी टू गिव अ टूर ऑफ द हॉस्पिटल, मुझे कैफेटेरिया ले गया, इधर दिखाया। तो मैंने एक चीज़ देखी, मैंने कहा कि यार ये कहीं से भी लग नहीं रहा कि इट्स पाकिस्तान। बड़ा ऑर्गेनाइज्ड, और अब तो खैर रश बहुत हो गया, उस वक्त तो इतना रश भी नहीं था। हाँ, तो बहुत ही जी, हाँ। डॉक्टर्स बड़े तमीज़दार, और वो डॉक्टर से हेलो हाय, इसका तस्वुर ही नहीं था हमारे यहाँ मेडिकल सिस्टम में। मुझे वो जो है ना एस्पेक्ट बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने कहा यार आई कमिट, ये लोग तेरे कहने पे कर देता हूँ। सो दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद अ वेरी एंट्री लेवल पोजीशन। उसके बाद फिर इट्स बीन अ रोलर कोस्टर राइड, बड़ा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में करते कराते आज यहाँ तक। And then it said midway you went to study for your masters, right? And no, masters, it was an associate degree in marketing. अच्छा ठीक है। I'm really sorry लेकिन I have to cut you off. You have to head to a break. और यहीं से फिर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे. Let's take a short break. Alright, welcome back to the show. We're in conversation with Mr. Mohammed Amir, who's country head fundraising for Shaukat Khanum. So the idea was कि अच्छा I want to switch degrees क्योंकि अच्छा why did you want to switch degrees? Like if I'm thinking about it, you know, cancer hospital just sounds so depressing. All the right points. So आगे पैशनेट थे, कॉज अच्छा था, इदारा बड़ा अच्छा था, और फिर सबसे अच्छी बात कि कल्चर, इट वाज सच एन ओपन कल्चर। आप किसी भी अस्पताल में चले जाएं, सरकारी अस्पताल में चले जाएं, आपको वहाँ पे वो एक वो टर्म होती है, छोटा डॉक्टर बड़ा डॉक्टर जो है ना, और फिर ये कि जी आप इससे आप एमएस के दरवाजे के बाहर से नहीं गुजर सकते, पीए खड़ा होगा। यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं था वसी भाई। सो जो अमेरिकन जो वेस्ट का जो कल्चर होता है, डॉक्टर हमारे ऑफिस में आ जाता था, काम है, फोन डायरेक्ट कर रहे हैं, हम सीधे कंसल्टेंट के पास चले जाते थे कि जी ये मसला आ रहा है पेशेंट का, ये इसको हल करें। देखिए वेस्ट में तो अब मैं तो खैर चूंकि ऑफिस में मुझे कभी भी उस तरह से इत्तेफाक नहीं हुआ, मगर सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन मेरी ये रही कि उन्होंने तो रूम सब ख़त्म कर दिए वेस्ट में। अब तो डेस्क हैं और डेस्क के साथ ही यानी कि साथ लोग बैठे होते हैं, और फिर शीशे वाला जो कॉन्सेप्ट आया वो भी इसका मतलब भी यही था। तो हर तरह की दीवारें, हर तरह की रुकावटें गिरा दी उन्होंने। बिल्कुल, सब एक जैसे हैं, जिम्मेदारी अपनी अपनी। तो ये चीज़ें जो है ना बड़ी अच्छी लगी कि यार यहाँ पे तो बिल्कुल क्लास डिस्क्रिमिनेशन या वो कोई है ही नहीं कि ये अफसर है या सीईओ का काम है तो वो उठ के हमारे दफ्तर आ जाते थे कि यार ये मुझे बताओ इस पेशेंट का क्या स्टेटस है, क्या वजह है, ये कोई मसला है। कोई वो उस तरह का मैंने कहीं और कल्चर इवन फिलिप्स में नहीं देखा था, मल्टीनेशनल थी। और तो सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सो वहाँ पे करते कमाल भी तो होता ना जी, साढ़े ਜਿਹੜੇ बाहर ਦੇ लोग आंदे मैंने ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਨਾ। वो अगर मिलने आना भी जाए को नहीं सर तानू की लोड़ है, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठो, मैं बंदा लेके आना ਤੁਹਾਡੇ को। ये भी अब जो है ना वही अगेन जो है ना फिलिप्स में जो है ना वो हमारा सीईओ जो है ना हॉलैंड से आया हमारे ऑफिस वाला, फिलिप्स वाला। तो वो आया तो जो है ना हमारे तो कल्चर है ना एक, तो वो जैसे ही ऑफिस में एंटर हुआ तो हमारा जो गार्ड खड़ा था ना उसने धड़म करके उसको सलूट मारा, वो बेचारा डर के पीछे वो डर गया। अच्छा वो बाद में हमने उसको भी यार कि तुझे किसने कहा था, कहता सर मैंने कहा बड़ा अफसर आ रहा है तो सलूट तो बनता है ना। मैं कहा तूने यू स्केयर्ड हिम एंड द गाय लिटरली गॉट स्केयर्ड। उसने कहा कि What did you just do? यार मैं आपको बताऊं, मैं ना That's kind of sweet, हाँ, नहीं हमारा कल्चर है। मैं हम एक ज़माने में पब्लिशिंग का जब ये किताब नई हमारी आई तो हमने खुद छापना शुरू की, पब्लिशिंग का एक ऑफिस बना लिया हमने। आप यकीन करें मैं जब ऑफिस से निकलता था, जाते ही कम था मैं, लेकिन जिस दिन जाता था निकलता था कभी चश्मा हाथ में हुआ, सेलवेल फ़ोन भी आ गए थे, वो दूसरा चश्मा हुआ। आप यकीन करें उस वक्त से लेके अब तक ये कि अभी हम ऑफिस से निकलते हैं ना तो बहुत सारे दोस्त को कहेगा चश्मा ले लाऊं, को कहेगा बैग ले, मेकअप का बैग होता है बाज़-औक़ात, उस हम ले लेते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आती कि क्या ज़रूरत है भैया। आप इतना ट्यूशन में जाएंगे, सनग्लासेस, फोन, ऑल ऑफ दिस। नो, हमारा एक कल्चर है, और वो लोग जो आप जो इसको नापसंद भी करता हो उसको भी लोग जीने नहीं देते। तो वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि आते जाते आप सलाम करें। वो एक कर्टसी का जो है हेलो हाय है वो ठीक है, चाहे किसी भी दर्जे की है, मगर वो बैग लेके एक अलग आदमी चलता है। आप देखें हमारे यहाँ पूरे ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसके अंदर वो बेल देता है
वो कहता है मेरा सामान चुक ला गड्डी च रख ला। यस फिर उसके बाद एक आता है वो आके जनाब ब्रीफ केस उठाता है, दूसरा फाइलें उठाता है, फिर वो जाने लगता है, कहता है मेरा चश्मा भी चुक लें। यू नो ये कल्चर है आपका। आप शौकत खानम में आके देखें, हमारा कंसल्टेंट देख लें, कंसल्टेंट तो दूर की बात है ना, हमारे सीईओ से मैं सॉरी मैं आप मुकम्मल कीजिएगा, बस आप जाते हैं जाके भाई गाड़ी में बैठ जाएं, वो उधर से वो ड्राइवर आंदा है, वो आके बुआ खोलेगा, फिर साहब बैन फिर उसके बाद जाके दोबारा वो बैठेगा। So everybody carries their own bag, yes. laptop, starting from the top to the bottom. Yes. कोई वो नहीं है, तो उसने खुद ही आना है, उठाना है। मुझे याद पड़ता है कि जब नया नया शौकत खानम कंप्यूटराइज हुआ, आपके सवाल का जवाब मैं इसके बाद कनेक्ट कर देता हूँ, बात से बात चल पड़ी, तो यकीन करें कि वो वर्क ऑर्डर हमारे प्रिंट होना शुरू हुए ना कंप्यूटराइज, तो वो कंसल्टेंट उठ के बेचारा बाहर आ रहा होता था, क्योंकि अभी अंदर प्रिंटर्स नहीं लगे थे। तो उसने ऑर्डर करना और फिर उसने बाहर से प्रिंट लेने आना। ये नहीं कि जी मुझे बंदा दे देंगे वो एक प्रिंट लेके आए, खुद लेने आ रहा होता था। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन जो है ना कि, और मैं बताऊं सॉरी साथ में चूंकि यूथ भी बहुत देख रही होती है, मुझे तो इतना अच्छा लगता है कल्चर कि भाई किसी के कमरे में चाय कॉफ़ी तक नहीं आती, आपको ज़रूरत है उठें, कॉफ़ी मशीन पड़ी है वहाँ कॉफ़ी बनाएं, कभी अपने कमरे में आ जाएं, जो काम करना है करें यार अपना। बिल्कुल कॉफी मशीन्स महंगी होती हैं इसलिए नहीं रखते हैं। नहीं इट्स अबाउट कल्चर। वो चौराहट जो है ना हमारी कि हमारे इर्द गिर्द 4-6 लोग होने चाहिए, वो हमारा मसला, वो असल मसला वो इज राइट। बिल्कुल टॉर जिसे टॉर टेका, अभी देखिए ना हमारे यहाँ जैसे लोग बाहर जाते हैं वो आके कहते क्या है कि यार इतने टॉर टेका बड़ा है, वो हम मिस करते हैं। अच्छा, but despite all you know, you really gelled in, you even liked this culture, all of these things, but even then there was this idea कि अच्छा now I want to switch. Why is that? So मैं जैसे बताया कि एक एंट्री लेवल पोजीशन से शुरू हुआ, then I made my way up to जो है ना different ranks, और फिर मैनेजर हो गया आउट पेशेंट एंड एम्बुलेटरी सर्विसेज। तो उसके बाद जो है ना I started to realize कि these operations are never ending. अच्छा, एनी जॉब इज़ नेवर एंडिंग, आप जो भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो मसाइल है ना वो आप एक हल करते हैं, आगे दूसरा तैयार खड़ा है, एक हल करते हैं दूसरा तैयार खड़ा है। This is because you're also dealing with a people heavy kind of exactly, और आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, you're a सर्विस प्रोवाइडर, और उसमें सर्विस में कोई इंटरप्शन आ गई, कोई एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, तो इट्स गोइंग टू बी जो है ना प्रॉब्लम, सारी जिम्मेदारी आप पे और आपके ऊपर आ जानी है और आपने जाके फेस करना है। तो ये नहीं कि मैं तंग आ गया था, लेकिन आई स्टार्टेड टू थिंक कि यार इससे बेहतर काम भी किए जा सकते हैं और भी कुछ किया जा सकता है। में एक इशू ये भी होता है कि अगर आप फ़र्ज़ कर लीजिए बहुत यानी कि डिसिप्लिन हैं, बहुत अच्छी तरह काम करते भी हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपको जो वर्क फोर्स मिलती है वो तो अपने मिजाजी की है ना जी। बिल्कुल, और सबसे बड़ा काम जो है ना, मुझे याद है मेरे एक मेंटोर थे, वो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि यार जॉब में जो है ना, जब तक आप सोलो परफॉर्मर है ना, तो यू कैन बी द बेस्ट इन द बेस्ट जो है ना, आप दुनिया के बेहतरीन परफॉर्मर हो सकते हो। इट ऑल चेंजेस व्हेन यू हैव अ टीम। ठीक है, पता तब लगता है, और वो वाकई जब वो आप उस लेवल पे जाते हैं ना, देन आपको रियलाइज होता है कि यार इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट देम। और वो ये और वो उसको बड़े सिंपल वे में कहते थे, कहते यार जो आपकी जॉब या परफॉर्मेंस जो है ना, वो हमेशा वो आपकी ऊपर से खराब नहीं होती, लाइक आपका सुपरवाइजर या आपका मैनेजर कभी खराब नहीं करता, आपके नीचे वाले खराब करते हैं। वो परफॉर्म नहीं करेगा और उसके ऊपर आपको जब जाके जवाबदेही देनी पड़ती है और आपको क्लैरिफिकेशन और जस्टिफिकेशन, दैट्स वेयर जो है ना इट ऑल स्टार्ट्स। तो वहाँ पे फोकस करना ज़रूरी है। सो वन फाइन डे आई वाज जस्ट के यार ये तो अब साइकिल बन गया। मैं सॉरी आगे बात करें, जैसे एक दो बार हमारे ये हुआ कि हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो 1-1.5 घंटे का इंटरव्यू था, मैं नाम नहीं लूँगा ना चैनल का ना उसका। जब इंटरव्यू हो गया तो सब बात हो गई, तो प्रोड्यूसर आया परेशान, मैं कहता सर कैमरा मैन ने ना रिकॉर्ड तो नहीं पाया ये तो नहीं होगा चेक कर ले, मेरा ख्याल है चेक करवा लेते। अब नतीजा क्या हुआ कि वो उस मासूम का जो क्या मासूम के क्या उसे कहा जाए, उसका कसूर उसका था, मगर वो ऊपर तक सबके लिए परेशानी हुई ना कि यार क्या। बिल्कुल और वहाँ पे तो ऐसे अपना हेल्थ केयर में तो जो है ना, देयर इज नो, जी हाँ, वहाँ तो जान चली जाएगी। आप जरा सा दोबारा इंटरव्यू, आई डोंट नो हाउ मच टाइम डू वी हैव, लेकिन फिर भी कर लेंगे ना कि वो लेकिन मजाक कर रहा हूं, वो तो बिल्कुल ऐसे जिंदगी और मौत का जबरदस्त वहाँ पे जो है ना लर्निंग हुई, और ऐसे कि यार एक छोटी सी चीज से जो है ना कितना क्रिटिकल वो एरर होता है और किसी की लाइफ कैसे रिस्क पे चली जाती है। मैं आपकी बात बड़ी होती है अगेन, चूंकि बच्चे बाज़ औक़ात यूथ भी उससे सीखती है।
वो ऑपरेशन हुआ हमारे एक दोस्त के वालिद का, तो उनको डॉक्टर ने मोतिये का सादा सा ऑपरेशन, मोतिये का या जो भी कैटरेक्ट या जो भी उसका वो था, तो उसमें उन्होंने बड़ी ताकीद की कि 3 दिन आपने, आपको बेहतर शायद पता हो इस मामले का, 2-3 दिन तक आपने हर 2 घंटे के बाद बड़ी दवा अपने को 2-2 घंटे बाद, उन्होंने कहा 2 घंटे बाद केड़ी दवा होती है, या सुबह दोपहर शाम होती है दवाई, उन्होंने उस हिसाब से डाली, बेचारों की आँख ज़ाया हो गई। वो डॉक्टर ने कहा यार मैंने आपको लिख के दिया, आपको समझाया था कि भाई ये 2-2 घंटे के बाद 3 दिन तक हर सूरत में डालनी है। हमारा माइंडसेट नहीं है ना, तो खैर उस पर भी बाद में आते हैं, पहले तो दुआ का सवाल फिर बीच पे रह जाएगा। तो बस वही कि ये तो अब एक नेवर एंडिंग, तो इधर उधर किया जा सकता है, होस्ट का सवाल, हाँ नेवर एंडिंग प्रोसेस, डेली चैलेंजेस। और मैं थोड़ा सा ना वैसे भी मोनोटनी से जो है ना आई गेट फेड अप, तो मुझे ये लग रहा था कि इट्स नाउ बिकमिंग मोर ऑफ अ रूटीन, इट्स नो मोर चैलेंजिंग। मसले वही हैं, घूम फिर के आते रहते हैं, एंड यू नीड टू सॉर्ट दिस आउट एंड कीप ऑन मूविंग। ठीक है। और अभी तक मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि अब मैंने चेंज करना है या नहीं करना है या क्या करना है, बट आई वाज एट द वर्ज कि यार अब ये दिस इज़ जो है ना इनफ, यहाँ पे ये बहुत हो गया, नो मोर। तो वन मॉर्निंग जो है ना ऐसे ही बैठे हुए मैंने अखबार देखा, तो उस पर ये फुल ब्राइट का एक ऐड लगा हुआ था, और वो मुझे बड़ा कैटेगोरिकली लगा। उन्होंने कहा जी ये दिस इज़ डिज़ाइन स्पेसिफिकली फॉर मिड टियर प्रोफेशनल्स, और ये वाले डिसिप्लिन्स वाले लोग जो है ना आर इनकरेज टू अप्लाई। आई एम सॉरी बट हमें अपने किचन सेगमेंट की तरफ जाना है, हम वहाँ से होके यहीं से हम अपनी कॉन्वर्सेशन जो है वो कंटिन्यू रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लॉर्ड्स ऑफ फूड के किचन से सारा फरहान आपकी खिदमत में हाजिर है। बड़े मज़ेदार और झटपट बनने वाले टिक्के बनाने जा रहे हैं आज हम, लेकिन ये आम टिक्के नहीं, ये लच्छा टिक्का है। और इसके लिए मैंने सबसे पहले ले लिया एक पैन, जिसको मैंने चूल्हे पे रख के इसको हीटिंग पे रख दिया हुआ है मैंने, और ये अभी हीट हो चुका है बड़े अच्छे तरीके से। हम इसमें मीनवाइल डालेंगे सबसे पहले ऑयल, और उसके बाद मैं आपको बाकी का प्रोसीजर बताती हूँ। ये आपके इफ्तार में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लोगों के दिल जीतने वाले हैं ये, और आप इसे बच्चों की पार्टीज़ में, इफ्तार पार्टीज़ में और अपने आने वाले मेहमानों के लिए बहुत ही झटपट बनने वाले ये टिक्के हैं, और बड़े मज़ेदार, फुल क्रंची फ्रॉम आउटसाइड एंड टेंडर फ्रॉम इनसाइड, बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास ये जूलियंस में कटे हुए समोसा पट्टी है, जो कुछ इस तरह से, अगर आपको कैमरामैन दिखा सकें, कुछ इस तरह से हैं ये जूलियंस में कटे हुए ये, ठीक है। ये समोसा पट्टी है, इसे आप किसी भी सीक्वेंस में लच्छे में काट सकते हैं, जिसे हम अदरक काटते हैं। इसमें सबसे पहले हमारा जाएगा कॉर्नफ्लोर, जो कि भर के हीप फुल, टीस्पून जाएगा 2, ठीक है। मीनवाइल इसमें हमारा मैदा जाएगा 4 हीप फुल, 1 2 3 एंड 4, ये 4 हीप फुल हमारा मैदा गया है। साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे अपना कुटा हुआ धनिया, जो कि आधा चाय का चम्मच के करीब है, चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। सिंस ये एक टिक्का, लच्छा टिक्का है, इसलिए हम इसको बाहर से कोटिंग को भी इतना खुशबूदार बना रहे हैं जितना ये अंदर से खुशबूदार है। नमक हस्बे जायका लेंगे हम इसमें, बिल्कुल हस्बे जायका, मैं हमेशा कहती हूँ हस्बे जायका नमक इस्तेमाल करें। साथ ही साथ इसमें चाइनीज़ सॉल्ट जाएगा, ये चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। चाइनीज़ सॉल्ट सिर्फ और सिर्फ टेस्ट को इन्हांस करने के लिए है, ताकि बाहर की कोटिंग में भी चिकन वाला ही टेस्ट आपको मिले। अब ये जो चिकन है, इसको मैं बता दूं, इसमें मैंने 1 अदद अंडा डाला है। चिकन मेरे पास स्ट्रिप्स में थी, मैंने इसमें 1 अदद अंडा डाला है, कुटी हुई मिर्च डाली है लाल, और लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डाला है। इसके अलावा इसमें और कोई चीज़ नहीं ऐड की, ठीक है। अब ये जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको मैं ऐसे मिक्स कर लूँगी बहुत अच्छे से। ये देखें, बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया। ये इवनली मेरे पास कोटिंग रेडी हो गई। अब मेरे पास ये जो अंडे में डिप की हुई चिकन स्ट्रिप्स हैं, इसको मैं 1 बाय 1 इसमें रखूँगी, ऊपर इन स्ट्रिप्स को प्रेस करूँगी। आपको यूँ फील होगा जैसे कुछ चीज़ सी हुई है, इसके साथ
सिला हुआ है। ये देखें, ये 1 बाय 1 मैं यहाँ पे रखूँगी। दूसरी स्ट्रिप लेंगे, इसके ऊपर काफ़ी सारा ऐसे स्ट्रिप्स को, ये जो समोसा पट्टी की स्ट्रिप्स हैं, इसको हम प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इसको बीच में से उठाएंगे। ये देखें कितने खूबसूरत से हमारे ये रेडी होते जा रहे हैं। बहुत अच्छे से कोटिंग को प्रेस करेंगे, तभी जाके ये इसमें इसकी बाइंडिंग होगी अच्छे से। ये लो। अब इसमें ये जो हमारी ऑयल है, इसको मीनवाइल चेक कर लेंगे। अगर ये हो चुका है रेडी, इसको थोड़ा सा फ्लेम को हम हाई करेंगे। अगर आपके ऑयल में थोड़ा सा मॉइस्ट आ जाए तो कभी कभी ऐसी आवाज़ आती है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। अपने स्ट्रिप्स को दबा लेंगे बहुत अच्छे से इसके ऊपर। ये देखें, बहुत अच्छे से इसकी बाइंडिंग को प्रेस कर देंगे। अब हम ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये हमारे लॉर्ड्स ऑफ फूड के किचन की स्पेशलिटी है कि आपको हम मज़ेदार से खाने और सिंपल वे में करके दिखाते हैं, ताकि आप इनको देखें, इनको ट्राई करें और इनसे लुत्फ़ अंदोज़ हों। हमारी जो कोटिंग है इसके ऊपर बहुत अच्छे से सेट होनी चाहिए, ताकि हमारी ये खूबसूरत से लच्छे, आप इस चीज़ से बिल्कुल परेशान मत होइएगा कि ये जो लच्छे हैं थोड़े से बीच में से निकल रहे हैं। डज़न्ट मैटर, हम लोगों ने इसको इसीलिए, इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि हमने इसके ऊपर इसकी कोटिंग करनी है। अब ये फ्राई हो रहा है, इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ले आएंगे। इसकी अच्छी बात यह है कि बाहर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होगा और अंदर से बहुत ज़्यादा टेंडर होगा, तो आपको और जूसी होगा बहुत ज़्यादा। आपको ये खाने में मज़ा आएगा और इसको देखने में भी बड़ा मज़ा आएगा। खाने का भी दिल चीज़ वही करता है जो देखने में खूबसूरत लग रही हो। चीज़ अच्छी ना लग रही हो, किसी को कहीं टेस्ट करो तो इसका वो तो वैसे ही आपको कह देगा कि नहीं बहुत बहुत शुक्रिया। कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अगर आपको कैमरामैन दिखा सकें कि मेरे इस लच्छे को कितना खूबसूरत सा कलर आया है। मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ। खाना बनाना भी एक आर्ट है। कई लोग होते हैं जो अपने खाने को बहुत अच्छा कहते हैं और कोई और अगर खाना बनाए तो बस उसकी तारीफ़ नहीं कर सकते। कंजूसी नहीं करनी चाहिए भाई। इसको फ्लिप करेंगे हम। ये देखें, फ्लिप करने से पहले इसको जब चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितने खूबसूरत कलर दे रहा है आपको इस वक्त। अगर इसके ये लच्छे थोड़े बहुत अगर आपको ऐसे बाहर निकले तो डज़न्ट मैटर, कोई मसला नहीं है। हमने साथ में प्लेट एक इसलिए रखी हुई है ताकि हमारे जो एक्स्ट्रा ये जो लच्छे अगर इसमें से निकलें तो हम इनको ये साइड पे करते जाएं। वेदर वो कच्चे में निकलें या वो पके में निकलें, आप उसको साइड पे निकाल सकते हैं। अब इसे हम बाहर निकालेंगे। ये मैंने फ्लेम को कर दिया है इस पे से बंद और इसका मैं ऑयल इसमें से ड्रेन होने दूंगी पहले। इट विल टेक अबाउट फ्यू सेकेंड्स टू बी ड्रेन्ड और फिर इसको हम डिश आउट करेंगे।
अच्छा, इसे मीनवाइल मैं इसको डिश आउट करूँगी, अपनी डिश को यहाँ पे लेके आऊँगी। 1 सेकेंड। ये जो हमारा लच्छा टिक्का है ये बिल्कुल बन के तैयार है। इसको बड़े खूबसूरत अंदाज से आपने उठाइएगा, बड़ी नफासत से। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है और ये बाहर से जितना क्रंची है अंदर से उतना ही जूसी और टेंडर है। ये देखिए, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने में भी आपको ये देखने में जितना खूबसूरत है, आप इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे हम फ्रेश सैलड के साथ। इसे आप चाहें तो विद फ्राइज़ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, विदाउट फ्राइज़ भी सर्व कर सकते हैं, केचप चटनी किसी चीज़ भी साथ के आप इसको सर्व कर सकते हैं। और ये बड़े मज़ेदार से हमारा लच्छा टिक्का बन के तैयार है। गार्निशिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आप अपनी किसी भी चीज़ को गार्निश करें तो खूबसूरती के साथ ऐसे करें कि कोई खाने का किसी का भी दिल करे। इसके गैप्स को फिल करेंगे आप विद फ्रेश सैलड। इसके लच्छे आपको नज़र आ रहे होंगे बड़े खूबसूरत से। ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सा लच्छा टिक्का। ये आपका लच्छा टिक्का बन के तैयार है। इफ्तारी में नोश फरमाएं, लोगों को बहुत पसंद आएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज ये बनने वाली झटपट टिक्का की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। बड़े डिलीशियस हैं, बड़े डिफरेंट अंदाज में बनने वाले ये हैं। इनको आप मज़ीद किसी भी डिपर्स के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, केचप के साथ, चटनी के साथ, रायते के साथ, साइड सॉसेस रख सकते हैं इसमें आप अपने पास। यहाँ पे इसके साथ आप फ्राइज़ के साथ इसको नोश फरमा सकते हैं। बहुत मज़ा आएगा। अपनी खूब सारी दुआओं में बहुत याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Alright, welcome back to the show. अच्छा, ये जो फुल ब्राइट स्कॉलरशिप होती है, मैं चाहूँगा आप अपना जो आगे से जर्नी है उसको ज़रूर आगे बढ़ाएं, मगर मैं दुआ चाहूँगा कि आप ज़रूर इस पर बात करें, इसलिए कि ये बच्चों के लिए, यूथ के लिए, लोगों के लिए बड़ी इंस्पायरिंग भी होगा और उनके लिए इन्फॉर्मेटिव भी होगा बहुत ज़्यादा कि ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप क्या होता है, कैसे मिलता है, क्या वाकई भी पैसे भी देंदे ने ते पढ़ाते भी ने ते खुआंदे भी ने, सारियां गल्लां भी ने ना, मतलब ये यकीन नहीं आता। अच्छा है ना, मैं चाहूँगा इस पर ज़रूर आप हाँ नहीं, it's an incredibly prestigious scholarship, and to get it also to be sort of selected from that process. But I think the big catch is, I think कि people like, because they एक brain drain तो है, so people kind of want to go and sort of stay there, but ये I think it comes with और भी शायद कि वो उसकी शर्त ये होती है कि आपको कुछ अर्से के लिए वापस आना होगा। हाँ, ये आपको साइन ऑन बॉन्ड के लिए आप 2 साल का रेजिडेंसी। एक तरह से ब्रेन ड्रेन तो नहीं हुआ, इसलिए कि आए आपने 2 साल बाद काम किया, तो वो तो नहीं कर रहे ना, उसके 2 साल के बाद आप अगर तय करते हैं जाना, वही बेचारे हमारा भला कर रहे हैं। दे नो कि आ गया तो वापस नहीं जाएगा। बिलीव मी वसी भाई, 2 साल के बाद आपने फैसला किया तो आपने किया ना। फिर यार 8 अगर लोग गए थे ना, तो उनमें से 6 की कोशिश थी कि किसी तरह हमें वापस ना जाना पड़े। अब एट द नोट साइन दिस जो है ना अंडरस्टैंडिंग, तो उन्होंने रुक जाना था नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि उनको भी अंडरस्टैंडिंग है कि यार हम लोगों पे इन्वेस्ट कर रहे हैं टू गो बैक इनटू सब। खैर मैं तो बड़ा क्लियर था, मैं तो गया ही क्योंकि आई वाज ऑलरेडी मैरिड। तो you wanted, अच्छा you absolutely had to come back. I had to come back. इजाज़त थी उस शर्ट पे मेरी। हाँ एग्जैक्टली। तो वो मैंने, अच्छा वसी भाई वाली वही बात कि जब मैंने बड़ी बेयकीनी में अप्लाई किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे आपको पता है ना कि हम तो मानते ही नहीं कि यार मिल भी सकता है, होता भी है या नहीं भी होता। और बिलीव मी कि जब तक मुझे वो कॉल्स वगैरह आनी शुरू हुई कि जी आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई है और अब आपको इस्लामाबाद आना होगा, विल बी एन इंटरव्यू, ये वो, मैं तब तक भी स्कैम समझ रहा था। मैं कहा था किस स्टेज पे ये पैसे मांगेंगे और मैंने पीछे हो जाना, क्योंकि हमारे यहाँ पे बेयकीनी की बहुत वो है। तो फाइनली जिस दिन मैं गया, हमारा सिस्टम ऐसा है, हमारे सिस्टम ने हमें डाउटफुल बना दिया, अपना एतबार जो है वो खो दिया है। और हम सब एक दूसरे पे शक करते हैं, हम सब एक दूसरे पे
पे हमें एतबार नहीं है। एग्जैक्टली वो जो कोहेरेंस के लिए चाहिए होता है ना आगे बढ़ने के लिए, जी हाँ, तोलते रहते हैं हर वक्त हमें। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। और इतना खूबसूरत सिस्टम है ना उनका, द मोमेंट योर एप्लीकेशन गेट्स एक्सेप्टेड और आपको इंटीमेशन आ जाती है, उसके बाद वो आपको ऐसे उंगली से पकड़ के जो है ना स्टेप बाय स्टेप लेके जाते हैं कि इवन हमारे जैसे शकी वहमी भी जो है ना उनको भी फिर कोई डाउट रहता नहीं है। लेकिन सो वो हो गया, आई गॉट सिलेक्टेड। अच्छा, मुझे ये ज़रूर बताइए कि जैसे अब आपकी तो अखबार पे नज़र पड़ गई, अदरवाइज़ अगर कोई तालिब इल्म जो है वो इससे इस्तिफ़ादा करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? सिंपली उनकी वेबसाइट है www.usef पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन, USEF हाँ, यूनाइटेड स्टेट, ई फॉर एजुकेशन, पाकिस्तान फाउंडेशन पाकिस्तान, पाकिस्तान पूरा .org। बहुत अच्छे, वेरी गुड। उस पे जाएंगे, ये हम चला भी देंगे ताकि उस पे पूरी लिस्ट है उनके प्रोग्राम्स की। अच्छा, किस किस में जा सकते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा कम्पेटिटिव हैं, कुछ रिलेटिवली इजी भी हैं, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए हैं, और कुछ तो जो है वो जर्नलिज्म का एक बड़ा ज़बरदस्त उनका प्रोग्राम है, जिसमें जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं उनको वो एक्सचेंज प्रोग्राम है, वो भी बड़ा अच्छा है। फिर इंग्लिश टीचर्स के लिए बड़े अच्छे प्रोग्राम्स हैं। देन जो ऑलरेडी एनरोल्ड जो स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेड जो हैं, उनके लिए एक्सचेंज प्रोग्राम है। लॉट ऑफ प्रोग्राम्स। और सिर्फ ये कि आप उसको जाकर स्टडी तो करें और अप्लाई करें, तो और एलिजिबल आप होंगे तो आप बिल्कुल हो जाएंगे। तो आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई सिलेक्टेड द खान साहब ने थोड़ी सिफारिश तो नहीं की थी? नॉट एट ऑल। इतना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है उनका कि कोई सिफारिश वाला उसमें एलिमेंट है ही नहीं, और आप किसी भी तरीके से कर ही नहीं सकते। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ ना। तो मैंने अच्छा, जिस दिन मेरी अखबार पे नजर पड़ी, आप यकीन करेंगे कि उसके 2 दिन बाद उसकी लास्ट डेट थी। अच्छा। तो मैंने कहा ये तो काफ़ी सारी चीज़ें मांग रहे हैं, तो मैं कैसे पूरी करूँगा। फिर मैंने कहा यार शुरू तो करना। शुरू किया और रेफरेंसेस। अच्छा हुआ ये कि अब कल लास्ट डे, आज मैंने अब जो है ना मैं लेके गया तो उस पर एक PO बॉक्स नंबर दिया हुआ था कि जी इस पर भेजना है। मैंने PO वाले से कहा, मैंने कहा यार ये कल पहुंच जाएगी, मुझे रजिस्टर्ड कर दो। तो उसने कहा जी हम PO बॉक्स की रजिस्टर्ड पोस्ट नहीं करते, सो देयर इज नो गारंटी, पहुंच जाएगी मेरे कहने पे आप मान लें। लेकिन आपको पता है हम यहाँ किसी के कहने पे मानते, हम तो कहते हैं लिख के दे। अच्छा, मैंने कहा यार मैं TCS वालों के पास गया, पता होता है कि लिख के देगा फिर भी इन्हें मुकर जाना है, लेकिन चलो लिखवा दे यार कम से कम। मैंने इतनी मेहनत की है यार, एक 24 घंटे में मैंने पूरी एप्लीकेशन रेफरेंसेस जा के लोगों से बनवा के, और वो मैंने सारा कुछ किया है। तो इट शुड नॉट गो टू वेस्ट जो है ना। मैं TCS वालों के पास गया तो उन्होंने कहा जी हम तो PO बॉक्स की डिलीवरी नहीं करते, बिकॉज देयर इज नोबडी एट द रिसीविंग एंड। तो हमने तो बोला तो हम नहीं करते। मैं अच्छा, मैंने वहीं खड़े करना, उस पर एक नंबर दिया हुआ था, आई कॉल्ड एट दैट नंबर। वो आगे से किसी ने उठा भी लिया, तो वाज अबाउट 5:30। तो मैंने उसको अपनी प्रॉब्लम बताई। मैंने कहा मैं ऐसे PO बॉक्स पे, और मैंने बड़ी मेहनत की है इस पे एप्लीकेशन पे। तो कहता है वैसे आप भेज दें आ जाएगी। मैंने कहा अगर आई तो फिर पता कैसे लगेगा। तो कहता है अच्छा आप TCS कर दें। मैंने कहा वो PO बॉक्स पे नहीं करते। अमेरिकन एम्बेसी था? नहीं, ये उनका अपना एक्सचेंज प्रोग्राम का USEF, तो एक तरह से उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, उन्हीं के साथ इनका पूरा कनेक्टेड होता है। तो उसने कहा वी आर नॉट अलाउड टू डिस्क्लोज ओवर एड्रेस, बट सिंस दिस इज जो है ना दिस स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है, आप ये एड्रेस लिखें और इस पर TCS कर दें। मैंने कहा यार तेरी बड़ी मेहरबानी भाई। मैंने उस पर TCS कर दिया, और आई एम श्योर कि वो पहुंच गई होगी, तो मुझे फिर कॉल आ गई। अच्छा, मैंने ख़ास तौर पे यूथ से, चूँकि यूथ प्रोग्राम बहुत देखती है हमारा, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए जितनी गुफ्तगू है ना, ये ज़रूर उनको देखनी चाहिए। हम सबको ही सीखना चाहिए कि आप ना किसी भी मौके पे हार नहीं मानते। हार मानना यही होती है, जंग थोड़ी हो रही होती है कि आपने को हथियार रख देना है। ज़िंदगी की जंग यही है कि आप अपनी जो भी आपके गोल्स हैं उस तक पहुंचने के लिए आप यकीनी बनाते हैं कि मेरा जो टारगेट है वो पूरा हो रहा हो। आप छोड़ नहीं देते हैं किसी भी मौके पे। ना ये करते हैं कि आप चीज़ों को बग़ैर मेहनत के आप अल्लाह के ऊपर छोड़ देंगे, नहीं यार पहुंच जाएगा, हो जाएगा, देख लेंगे। अब देखना, आपने जो पूरी जो प्रोसेस है उस पूरे अमल को आपने किया, सारे डॉक्यूमेंट्स किए, तैयारी की, फिर आपने यकीनी बनाया। और यकीनी जब आप बनाते हैं और आप कोशिश करते हैं तो वो दरवाजे भी बाज़ औक़ात खुल जाते हैं। जैसे कि उसने कहा कि भाई एड्रेस हम नहीं देते, मगर उससे जब आपने बात की तो उससे एक नया रास्ता खुला, और वो यकीनी होगा। अगर आप नहीं करते तो ऐन मुमकिन है कि PO बॉक्स पे वो ना जाता और रह जाता। तो ये हम सबको, यूथ को ख़ास तौर पे सीखनी चाहिए कि जब आप नॉक करते रहते हैं, चलते रहते हैं किसी तरफ, तो फिर आपका टारगेट जो है वो फिर उस पर पहुँचते हैं आप। ये इसीलिए मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि आप एक सादी सी बात को जो इतनी खूबसूरत पैराए में जो है ना,
कि हार नहीं माननी चाहिए। अच्छा मैंने उससे अगला भी जो है ना, आप कह रहे हैं मैं इसीलिए आपके होंगे तो छोटी सी गल लम्हा कर देते हैं, यही गल मैं की आप थी, उसको इतने खूबसूरत तरीके से कर दी ना वो जो कि हार नहीं माननी चाहिए। जी जी, ये तो बड़ी मैंने इंपॉर्टेंट उससे बात है। अगला जो है ना अल्टरनेट वो भी सोचा ये हुआ बड़ी था। इंपॉर्टेंट बात है, बजाय इसके देखे ना कि आदमी वापस आ जाएगा यार ओहो, नहीं है, यस हाँ। पूरी कोशिश तो करें। मैंने अगला अल्टरनेट भी सोचा हुआ था कि अब ये क्योंकि गारंटी नहीं दे रहा हाँ, फिर भी। पाकिस्तान पोस्ट वाला, हाँ। तो मैं इधर नहीं डालूंगा, टीसीएस वाला ले नहीं रहा, तो मैंने ये भी सोचा हुआ था कि मैं खुद चला जाऊंगा, Yes, सुबह yes. जाके वहाँ पीओ बॉक्स में डाल Yes, दूंगा। यहाँ yes. तक मैंने ये सोचा देखे ना, हुआ। ये तो उसको उस यकीनी बंदे की बनाना। मेहरबानी कि Yes. उसने एड्रेस दे दिया, Yes, तो वो yes. एग्जैक्टली कि हार नहीं माननी, Yes. ऑलवेज लेकिन अल्टरनेट। कितनी अच्छी बात है कि मैं यकीनी बनाऊं कि मेरा काम वहां हो जाए, हो जाए। अब उसके बाद मैं कुछ नहीं कर नहीं कर सकता, अब अल्लाह को अगर मंजूर होगा तो वो उसके कर बाद देगा। एग्जैक्टली यही हुआ वसी भाई। मैंने एप्लीकेशन डाल दी, 2 महीने तक मैं भूल गया, मुझे नहीं पता, कोई नहीं, सिर्फ एक ईमेल आई कि जी आपके हमें यू रिसीव हैव डन योर जॉब, मैक्सिमम जो कर सकते थे और आपने जब कर ईमेल आई कि रिसीव हो गई है, मैंने कहा बस अब अल्लाह के ऊपर है, मैंने अपना जो करना था काम वो मैंने कर दिया, एप्लीकेशन रिसीव, बस 2 महीने मैं भूल गया। मैं एक दिन पेशावर भी, हमारा उस वक्त नया नया चल रहा था, अभी पेशावर हॉस्पिटल शुरू होना अच्छा था, शुरू होना तो उसी सिलसिले में हमारा एक वॉक इन क्लिनिक था, तो वहाँ पे गया हुआ था। मुझे आज भी याद है कि मैं वापस आ रहा था, तो डाइवो के मैं उस पे था स्टेशन पे ना, डाइवो के, तो बस का वेट कर रहा था, तो मुझे कॉल आती है इस्लामाबाद नंबर से। आई स्टिल रिमेंबर दैट, कुछ वो लाइफ चेंजिंग आपके होते हैं मोमेंट्स। एक खातून की कॉल आई जो है ना, बड़ी प्लेजेंट सी वॉइस के, जी आमिर बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी ये वो, वेयर आर यू? मैं कहा जी आई एम इन पेशावर राइट नो। नहीं, आर यू विद योर फैमिली, आर यू इन योर हाउस? मैं कहा नहीं, आई एम नॉट एट माई होम, मैं बाहर आया हूँ जॉब के सिलसिले में। ये वो, आर यू स्टैंडिंग? मैं कहा यस आई एम स्टैंडिंग। मैं कहा क्या है यार, इतना क्या हो गया? कहती प्लीज सिट डाउन। साहब के ताल्लुकात भी एस्टेब्लिशमेंट से खराब हैं। कहती प्लीज सिट डाउन। मैंने कहा अच्छा जी, मैंने कहा जी मैं बैठ के हूँ। कहती आई हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर यू, यू अप्लाइड फॉर द फुलब्राइट प्रोग्राम, सो योर एप्लीकेशन, इट्स नॉट अ फाइनल सिलेक्शन बट योर एप्लीकेशन हैज बीन शॉर्टलिस्टेड एंड यू आर जो है ना, यू विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट एन इंटरव्यू इन अ डे और सो, और हम अभी आपको ईमेल कर देंगे। ओके थैंक यू, गुड न्यूज़। सो उसके बाद फिर वो इट वाज लाइक अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। अच्छा ये ना इनकी मजे की ट्रेडिशन है, वो देखा तुमने जो हार्वर्ड वाले जब भेजते हैं, नहीं, हाँ वो भी इसी किस्म की वो करते हैं, इनको शायद पता हो, वो शेयर करने बड़े मजे की हो, मैं देख रहा था। हर चीज में जो है ना वो आपको थोड़ा सा ट्राई टू मेक इट अ interest, वर्थ हाँ। वाइल फॉर यू, आपके लिए एक Yes. एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश Yes, करते हैं। yes, हमारे यहाँ पे सीधा ही हो गया जी, रिजेक्ट हो गया, ये बड़ी accept हो अहम गया। बात कर रहे हैं। हाँ ये देखिए आपके लिए वाकई इट्स वन इन लाइफ, वंस इन अ लाइफ टाइम Yes, अपॉर्चुनिटी, yes. तो वो उसमें आपको एक Special moment एक्सपीरियंस उसको, क्रिएट हाँ, कर बनाते दिया। हैं, वो yes. सीधा भी मुझे कह सकते जी आपने आमिर साहब एप्लीकेशन दी थी, आ जाएगा आपकी एक्सेप्ट interview हो गई की, है, हाँ। आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाएगी। हाँ यस, अब मैं आपसे बैठ के आज भी वो बात शेयर कर रहा हूँ, जी, जी, इसीलिए ठीक है, So it 12 sort साल of left बाद a impact उसने on एक you. इम्पैक्ट जो है ना कि यार ये फ़ोन कॉल आई थी और ये इस तरह से उसने मेरे साथ बात की थी। तो उसके बाद इट वाज जैसे आप देखें ये अपना अपना वो होता है, मगर हर कौम अपनी तहजीब से, अपने कल्चर से, अपने तजुर्बे से सीखती है कुछ, अपने तजुर्बात निकालती है, अपनी नॉर्म्स, अपनी वैल्यूज़ और अपने कल्चर जो है वो डेवलप करती है अपने तजुर्बात से, जोग्राफियाई हालात से भी, इससे उसे। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि मुझे अम्मी ने ना कई मरतबा, मतलब अगर मैं उसमें नहीं मैंने किया तो मुझे डांटा उन्होंने, यहाँ तक कि उन्होंने यकीनी बनाया किसी नौयत की कोई खुशी हो, कोई कामयाबी हो, ठीक है ना, वो मुझे हमेशा कहती है कि अरे तुम आए हो, मिठाई नहीं लेके आया, तो बच्चा अगर को पास हो गया, वो हमेशा मुझे कहती कि घर में अगर ज़रा सी भी खुशी की खबर हो तो खाली हाथ कभी नहीं आओ। यू नो एक उसको स्पेशल मोमेंट, छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना। Yes. और वहाँ पे भी आप जब फिर मैं वो हो गया सारा, आई वेंट देयर, तो वहाँ भी ये मैंने चीज़ सीखी कि यार वो लोग खुश होना जानते हैं और खुशियाँ क्रिएट करते हैं। Yes. जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमने शायद छोड़ दिया है या भूल गए हैं, ये पता नहीं, एक ओवरऑल एक एनवायरनमेंट ही ऐसा क्रिएट हो गया है कि हम करना चाहते नहीं, और अगर कोई करना चाहे तो उसको हम इनकरेज नहीं करते, डिस्करेज इतना कर देते हैं कि यार ये हो गया ना बस, ठीक है, इसमें इतनी ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। ओके यू गॉट सिलेक्टेड यार आमिर भाई, हाँ सही कह रहे हैं आप, अंदाज़ा करें हमारे लिए तो अपने आर्ट के जो दोस्त जो परफॉर्म कर रहे होते हैं या किसी वक्त आप अगर उस महफिल में चले जाएं जो बहुत ज़्यादा जितनी पावरफुल, पढ़ा लिखा नहीं, जितनी सो कॉल्ड यहाँ की सूडो पावर, मैं तो इसे कहता हूँ ना जी, उसमें आप चलते चले जाएं उतना ज़्यादा उनके लिए तारीफ़ करना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। यानी कि बड़े से बड़ा आर्टिस्ट बैठा हो, बड़े से बड़ा वो बैठा हो, यूं करके जनाब बैठे रहते हैं, उनके लिए तौहीन होती है किसी के लिए ताली बजाना। एक जबकि आप उनके देखें, उनके ओपराज आप देखें,
उनके डिफरेंट आप यानी कि कल्चरल इवेंट्स देखें, वो ऐसे जनाब स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं अपने आर्टिस्टों को, अपने लोगों को, तकरीर के दौरान अपने लीडर्स को इस तरह से वो करते हैं, यानी कि सेलिब्रेट करते हैं, स्पोर्ट्समैन को देखते हैं। हमारे कॉलेज की जो फुटबॉल टीम के जो लड़के थे, मतलब उनके जो कोई जिस तरह उनको रिस्पेक्ट दी जाती थी या अप्रिशिएट किया जाता था, या जो उनके प्रोटोकॉल्स थे, अभी वो सिर्फ कॉलेज टीम के हैं, लेकिन दे ट्रीट देम लाइक स्टार्स। इज इट ओके अगर ये बात जो है हम ब्रेक के बाद कर लें? हाँ, नहीं ब्रेक वापस आके यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ऑलराइट, वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे थे जी, तो हम कहाँ पे थे? So हाँ, basically now you have been selected and now you're going तो अब मैंने उसी वक्त उन्होंने कहा जी डिसिप्लिन, तो मैंने कहा मार्केटिंग, नो वे आई एम गोइंग इनटू, उसमें ऑप्शन थी कि आप बिजनेस नहीं, कोर अब बिजनेस, आप इंटरव्यू के लिए चले गए? हाँ इंटरव्यू हाँ, के ये लिए, नजर हाँ तो इंटरव्यू के हो लिए गया था, इंटरव्यू हो गया था, यू गॉट सिलेक्टेड। यस अभी इंटरव्यू तक नहीं गए, तो वसी भाई ये कह रहे नहीं, बेचारा वो तजुर्बा भी जरा पहुंच जाए लोगों तो तक, इसलिए इंटरव्यू की कॉल आ गई, उन्होंने कहा कि जी फला दिन आपका इंटरव्यू, आप इतने बजे आ जाएं। सो मैं एक नाइट पहले ही चला गया, बेगम बच्चे साथ लेके, इवन वालदा को भी ले गया, मैंने कहा आ जाए, आउटिंग हो जाएगी, उनकी बहन वहाँ रहती थी, उनको उधर छोड़ा। सुबह आई वेंट फॉर द इंटरव्यू, तो अगेन इंटरव्यू से पहले उन्होंने एक टेस्ट दे दिया, एंड दे वर अराउंड, इफ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, अराउंड 80 पीपल। अच्छा, मैंने कहा यार इधर उधर से पूछे सिलेक्ट कितने करने हैं ना, तो उन्होंने कहा 10। मैंने कहा तो एप्लीकेशंस कितनी आई थी? उन्होंने कहा जी हज़ारों में आई थी, तो उसमें से 80 जो है ये आज आया। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब है कि वाकई कोई इट्स अ रियल डील। खैर फिर ज़रा सीरियस हुए, टेस्ट को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया। वाज मिक्सचर ऑफ यू नो जनरल नॉलेज और थोड़ा सा आपके वो मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, एग्जैक्टली। तो वो लिया, तो उन्होंने कहा कि जी अभी जो है ना लंच ब्रेक होगी, और हम अच्छा सिस्टम्स इतने उनके प्री डिफाइंड और इतने खूबसूरत हैं ना कि उन्हें पता था कि कोई कहीं से आया हो, कोई गिलगित से आया हुआ है, कोई कोयटा से आया हुआ है, ऑल अक्रॉस पाकिस्तान जो है ना। तो उन्होंने कहा जी हमने आज ही फाइनल करके आपको भेजेंगे, तो अभी ये इवेल्युएट होंगे, की तकलीफ नहीं देंगे आपको। हाँ, आज ही इवेल्युएट होंगे। वी हैव एग्जामिनर्स हु आर राइट नाउ एग्जामिनिंग, जो है ना, जो आप चेकिंग हो रही है आपके पेपर्स की। सो यू सिट एंड रिलैक्स एंड लंच उन्होंने पूरा प्रॉपर अरेंज किया हुआ था। उनका जी आप लोग लंच कर लें, और लंच के बाद विल रिज्यूम विद द इंटरव्यूज। How many years ago was this? इट वाज इन 2009। 2009, ठीक है। अच्छा जी, खाना शाना खाया, तो उन्होंने बाद में देखा तो कुछ लोग बेचारे मुंह लटका के निकल रहे थे। वो बुलाते थे नाम, और उसके बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाई जा रहा गिर रहे होने हैं। अब सोच रहे थे यार हम इधर को जाना है या इधर को जाना है। तो यानी ब्लॉक ये एंट्रेंस थी, बीच में लॉन्स थे, और इस साइड पे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था। इस साइड पे हमें उन्होंने एक हॉल कमरे में बिठाया हुआ था, वो सामने से नज़र आता था कि बाहर कौन जा रहा है और अंदर कौन जा रहा है। जिसको नाम बुलाते थे ना, तो वो बंदा आता था, वो नाम पुकारता था, वो गेट पे वो कह देता था कि जी आप इधर चले जाएं। तो जो अंदर जा रहा था पता लग जाता था कि ये सिलेक्टेड है। जो बाहर जा रहा था, उस वक्त आपने कुछ कैलकुलेट किया था कि कितनी हो चुकी हैं? मोस्टली बाहर ही जा रहे थे। अच्छा, मोस्टली बाहर जा, क्योंकि 80 में से 10 रखने थे उन्होंने। तो आप देख लेना, रेशियो तो बाहर की ज़्यादा होगी। वो खैर जब मेरा नाम नहीं, वो आपने सोचा कि भाई अंदर कितने रह गए? 6 रह गए, इसका मतलब 4 सीटें रह गई हैं जो अंदर। हाँ, वो तो अब क्योंकि पता लग गया हुआ था कि कितने की जा रहे थे उनके, जो वो अंदर वाले भी जा रहे थे और कम रहती जा रही थी। खैर मेरा तो जल्दी आ गया ना, तो मेरा ख्याल वाज द 3rd और 4th जो है ना, जिसको उन्होंने अंदर का रास्ता दिखा दिया। तो आई वेंट इनसाइड, तो उन्होंने कहा जी अब इंटरव्यूज़ होंगे तो आप वेट करें। तो इंटरव्यू के लिए वो दे टुक मी टू द फर्स्ट फ्लोर अपस्टेयर्स। उन्होंने एक बोर्ड रूम सा बनाया हुआ था, तो 4 पैनलिस्ट बैठे हुए थे, और उसमें 2 गोरे थे, एक खातून एक मर्द, और 2 पाकिस्तानी थे, और एक ऑब्जर्वर था। बाद में पता चला कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम उसका था, जो इस कॉर्नर में बैठा हुआ बस साइलेंटली आपको देखी जा रहा है। तो वो बाद में पता चला कि ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। वो जो सवाल पूछने वाले थे वो सिर्फ फिलर्स थे, वो कार्रवाई थी, असल नंबरिंग वो कर रहा था। तो इन्होंने क्वेश्चन शुरू किए, और वही जो टिपिकल सबसे ज़्यादा उनका फोकस जो होता है ना, और वो वसी भाई सबसे ज़्यादा कि जी क्यों वापस, अच्छा क्यों, पहले ये कि आपने सिलेक्ट क्यों किया, क्यों जाना चाह रहे हैं, ठीक है, मोटिव क्या है, क्या
सेकंड सबसे बड़ा जो उनका फोकस होता है ना सिलेक्शन के अंदर, जो मेरा ख्याल है द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि भाई वापस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। और तीसरा ये कि व्हाट वैल्यू विल यू ऐड व्हेन यू कम बैक, ठीक है, कि जो हम आप पे ये इन्वेस्ट करेंगे इससे आप यहाँ पे आके करेंगे क्या। तो ये 3 जो है ना बिगेस्ट, बाकी बीच में वही सारे क्वेश्चंस ये वो जो प्रोफेशनल अपने शोबे से मुतालिक होते हाँ हैं, वो तो है ही है। असल जो मुझे आइडिया वो इन 3 क्वेश्चंस पे आपका मेक और ब्रेक हो रहा ठीक है। है। जो इनको अच्छे तरीके से टैकल कर लेता है ना अच्छा। वो दे गॉट सिलेक्टेड। सो इंटरव्यू हो गया और उन्होंने कहा जी अब आप वेट करें, हम आपको बताते हैं। सो उसी दिन सेम डे दे इन्फॉर्म्ड कि जी ये वाले कैंडिडेट्स आर सिलेक्टेड, आप वापस जाके हमें अपने पासपोर्ट्स भेज दीजिएगा और साथ ही टोफल की तैयारी शुरू कर दें। तो उसके बाद वो सारा उन्होंने अब तो टोफल नहीं होता ना, आई थिंक आप वेव ऑफ शायद करा सकते हैं काफ़ी, हाँ वो इट डिपेंड्स कि आपने कहाँ से पढ़ा हाँ, हुआ है, अगर क्या आपने है। इंग्लिश मीडियम या वो मिल जाता है, लेकिन उस प्रोग्राम के लिए बिकॉज फंडेड प्रोग्राम तो वो टोफल का एक स्पेशल वर्जन होता है, उसको IBT कहते अच्छा हैं, ठीक है, वो करना ही होता है हर एक को, चाहे आप जिसमें भी हैं, वो उनकी रिक्वायरमेंट थी। तो दे पेड फॉर इट, उन्होंने ये एनरोलमेंट कराई और उन्होंने कहा कि जी आप कर लें। उसकी भी डेट आ गई, वो भी हमने कर लिया और फाइनली उन्होंने कहा कि जी फलां दिन आप वीज़ा के लिए आ जाए इंटरव्यू। दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। वाई? क्योंकि अभी भी वीज़ाज लगवाते रहे, बाद में भी लगवाए, तो वो ख्वारी होती है, आपको पता ही है। वो इंटरव्यू के लिए सुबह जाएं, शटल पकड़े, अंदर जाएं, वेटिंग करें। अच्छा हम गए जी सीधे उनके ऑफिस, स्पेशल ट्रीटमेंट दिया। ओहो, सीधे उनके ऑफिस गए, वही जो 10 लोग सिलेक्टेड थे और उन्होंने जनाब वहाँ पे 2 लैंड क्रूजर्स खड़ी की हुई थी। उनको 5-5 बंदों को बिठाया एक लैंड क्रूजर में, वेंट स्ट्रेट इनटू द एम्बेसी, US एम्बेसी, नो शटल सर्विस, नथिंग, सीधा जाके इंटरव्यूअर के सामने, वाह, पेपर सारे उन्होंने ऑलरेडी प्रोसेस करे, सिर्फ वो फिंगरप्रिंट्स हुए और उन्होंने कहा जी आप इंटरव्यू के लिए आ जाए। उसने भी कुछ भी नहीं, बस 2-3 बातें, क्योंकि वो सारा पहले कर चुके थे सारा कुछ, तो उसने भी अगेन तो उन्होंने कहा जी प्रोसेस। तो और एक और जो खूबसूरत इत्तेफाक, जो हमें यकीन नहीं आते ना इन चीज़ों पे कि इस तरह प्रोटोकॉल से वीज़ा लग जाएगा US का। देन केम बैक और उन्होंने कहा जी हम आपको पासपोर्ट्स आपके भिजवा देंगे। वो पासपोर्ट्स जब वापस आए तो उन्होंने कहा फ़लाँ लोकेशन से आप जाके कलेक्ट कर लें। जब आप कलेक्ट करने गए तो उन्होंने साथ हमें जो है ना $200 पॉकेट मनी जी फॉर द ट्रैवल। मैंने कहा रियली? उन्होंने कहा जी ये आपने जारी बात, इतने सेंसिटिव है ना कि जी। सो फिर द डेट केम, आई फ्लू, वेंट टू द US, वहाँ हमारी वो एक ओरिएंटेशन थी यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा में 3 डेज़ के लिए। तो जैसे ही हमने लैंड किया, एक कोऑर्डिनेटर ने आके टिकट भी उन्होंने खुद देता, एवरीथिंग, टिकट, पॉकेट मनी, $200 साथ दिए कि रास्ते में आपको कोई ज़रूरत हो जाए। सो और जैसे ही वहाँ लैंड किए हैं, एक कोऑर्डिनेटर था, उसने रिसीव किया, उसने कहा कि जी आप डोम्स आपके लिए किए हुए हैं। और वहाँ जाते ही पहली चीज़ देखिए कितना ख्याल रखते हैं ना। तो फर्स्ट थिंग दे गेव टू मी वाज अ कॉलिंग कार्ड कि जी इसमें $50 की लिमिट है, इफ़ यू वांट टू कॉल योर फैमिली तो आप इसको कॉल कर लें, क्योंकि आप ट्रैवल करके आए हैं, 1.5-2 दिन आप ट्रैवल में रहे हैं और हर बंदा जो है ना वो अपने ऑब्वियसली फैमिली को कॉल करना। अब हमारे पास वहाँ उस वक्त मोबाइल या सिम तो नहीं थी, मैं तो रात के 2 बजे पहुँचा हूँ। मैं रात 2 AM जो है ना आई रीच्ड, और वहाँ पे बंदा बैठा हुआ था ये सारा, उसने एक मुझे पैकेज दिया कि जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन थी और प्लस द कॉलिंग कार्ड के जी ये है। और एक उसने साथ $150 का एक डेबिट कार्ड दिया जो प्री लोडेड था कि जी सुबह आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो यू कैन परचेज थ्रू इट। तो इतना वो ख्याल रखते हैं। तो दिस उसके बाद फिर स्टडीज एंड दिस प्रोग्राम वाज हाउ लॉन्ग, कितनी देर? 1 year, ठीक है। इट वाज एन एसोसिएट डिग्री, ठीक है, स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर जो है ना मिड ईयर प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं और ड्यू टू सर्टेन रीजन दे कुड नॉट कंप्लीट जो है ये देयर स्टडीज या आगे एडवांस स्टडीज परस्यू नहीं कर पाए, तो स्पेसिफिकली डिजाइन था। ठीक है। एंड फिर दिस वाज ये एट दिस पॉइंट इन टाइम आप स्विच कर रहे थे फील्ड्स, ठीक है। सो पहले आप बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में थे, नाउ यू वर डूइंग मार्केटिंग, राइट, आई बिलीव। एंड व्हाई डिड यू सॉर्ट ऑफ डू वांट टू डू मार्केटिंग आफ्टर दैट? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि उस वक्त तक मुझे भी इतनी क्लैरिटी नहीं थी। सिर्फ ये था कि यार ऑपरेशन से निकलने के लिए आई हैव टू डू समथिंग एल्स। और मुझे कुछ दोस्तों ने कहा भी कि यार तू जा रहा है, तुझे इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यहाँ पे हेल्थ केयर की एजुकेशन उस तरह से नहीं है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट की, तो व्हाई डोंट यू जो है ना टेक अप दैट। अच्छा मैंने उस पर भी रिसर्च शुरू की थोड़े से, तो उसके बाद वो आपको पता लग जाता है कि इसके प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं। तो वो प्रॉस्पेक्ट्स यहाँ पे इतने ब्राइट नहीं थे, क्योंकि यहाँ पे हम समझते हैं कि ओनली डॉक्टर्स कैन बी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स। हॉस्पिटल्स में
जो बंदा डॉक्टर होगा वही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैंने कहा वो अब इस उम्र पे मैं दोबारा से जाके डॉक्टर तो नहीं बन सकता, ठीक है। और डॉक्टर बनने का कभी शौक भी नहीं था। मैंने तो पहले भी जब पढ़ रहा था तो प्री इंजीनियरिंग रखी हुई थी, ठीक है। तो मैंने कहा वो तो नहीं होने वाला, तो मेरे प्रॉस्पेक्ट्स इसमें हमेशा लो ही रहेंगे, तो फिर और क्या हो सकता है, व्हाट एल्स। तो उसमें फिर मैंने मार्केटिंग को देखना शुरू किया, तो आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव, और यू नो देयर वाज लॉट ऑफ रूम फॉर लर्निंग। तो मुझे बड़ा उनका वो जो एक मॉड्यूल आपको भेजते हैं ना कोर्स का, वो बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने कहा अच्छा इसमें ये एडवर्टाइजिंग भी सिखाएंगे, इसमें आपको वो जो मार्केटिंग प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि मुझे बड़ा शौक था, यू नो। तो वो इस तरह की काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें नज़र आई। मैं तो खैर मार्केटिंग का आदमी नहीं था, मगर जब हेली कॉलेज में पढ़ते थे ना, वो एक बड़ी मशहूर थी मार्केटिंग के हवाले से कि भाई अच्छा जो प्रोफेशनल होता है ना मार्केटिंग के हवाले से, वो होता है जो स्कीमूस को ना अपना डिफ्रीज़र बेच दे। You can sell eyes to the schemus. हाँ अच्छा, हाँ नहीं डिफ्रीज़र बेच दे। अच्छा आप सुने सही, वो आपने अगली बात अगला नहीं सुना इसका, हमने जोक बनाया हुआ था, वो बड़े मज़े का था। दुआ वो ये था कि भाई कुछ साहब बेच आए, एक कैसे बेच आए, कहने लगे उन्होंने कायल कर लिया कि इग्लूस से ज़्यादा गर्म होता है। false advertising basically. अच्छा, but what's interesting is कि आप गए, tried to switch, but you came back and landed right back at Shaukat Khanum. ठीक है, how did that happen? So क्योंकि मैं pre-decided गया था कि अब मैंने field change करनी है, right? So I studied marketing, and when my program was about to finish, तो कुछ 2-3-4 हफ्ते पहले I received an email from an ex-colleague of mine, and she asked me कि I heard कि your program is about to complete, so what are your plans? मैंने कहा no plans अभी right now, तो बस I'm just coming back, that's the plan. उन्होंने कहा नहीं कि कुछ तो करना होगा ना, तो मैंने कहा definitely, because I'm not sure if you are aware or not, I've changed my field of study, so now I've studied marketing here, और मैंने ये कुछ कर लिया है, so I'll be most definitely जो है ना looking for something into marketing. And I got to apply कि we have a very जो है ना tailor-made position for you, and it's in marketing department, so you don't need to look elsewhere, just come back and join us. ठीक है। तो मैंने कहा भाई बैठे बिठाए जॉब भी मिल गई है, तो वापस जाके क्या इधर उधर आपने क्यों जो है ना एफर्ट करनी है। I came back and they took me back very nicely and warmly, और होम ग्राउंड था, अपनी फील्ड से रेलेवेंट मिल गई आपको, शौकत खानम के बारे में आइडिया भी था। और फिर एक चीज़ जो मुझे हमेशा दुआ जो इंस्पायर करती है ना अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन, वो वही कल्चर। ठीक है, ठीक है। तो मैंने इन द मीन वाइल तो मुझे आ गई हुई थी, लेकिन आई ट्राइड, मैंने कहा इधर उधर थोड़ा सा फिर भी चेक कर लेते हैं ना। तो उसमें वो जो एक टिपिकल आप कि जी वो तो आप पहले तो आपका बैकग्राउंड एडमिनिस्ट्रेशन और हॉस्पिटल का है ना, तो मार्केटिंग आपने पढ़ तो लिया, आपके पास फॉरेन डिग्री भी, लेकिन अभी आपका एक्सपीरियंस नहीं है मार्केटिंग में। यहाँ पे नोबडी आस्क्ड मी दैट, उन्होंने कहा कि वी नो हु यू आर एंड वी नो यू कैन डू इट, और अब आपके पास एजुकेशन भी है, यू जस्ट कम एंड जॉइन अस। ठीक है। तो उस वजह से भी मैंने कहा होम ग्राउंड बेटर है। ठीक है। अच्छा, ये जो कॉम्बिनेशन है मार्केटिंग एंड फंड रेजिंग, ये मुझे लाइक इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आता है आई थिंक वो ये होता है कि जो फंड्स आ रहे हैं वो एग्जैक्टली उसी तरह इस्तेमाल हो रहे हैं जिस तरह जो लोग डोनेट करते हैं वो इंटेंड करते हैं। लेकिन मुझे ये भी पता लग रहा है कि वी रन आउट ऑफ टाइम फॉर दिस शो, बट क्योंकि इतनी सारी चीज़ें रह गई हैं, एंड आई ऑल्सो वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट the sort of political aspect of, you know, working at Shaukat Khanum and what that means कि उसका फंड रेजिंग पे exactly क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम चाह रहे थे कि आप अगले वाले शो में भी हमें ज्वाइन करें, क्योंकि बड़े अहम सवाल हैं और उसके जवाब लोगों तक पहुंचने चाहिए। या और ये हम कल करेंगे। अभी वी हैव टू हेड, यहीं से फिर कंटिन्यू कर लेंगे, यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बट फॉर टुडे थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आज हम यूजुअली दिखाते हैं कि यू नो कुछ कंट्रीज़ में, आज इटली और स्पेन है फॉर एग्जांपल, उनमें रमज़ान किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। सो लेट्स टेक अ लुक।
जबकि दूसरा यानी स्पेन बहरा रूम के शुमाल में एक जोग्राफियाई मैदान पर वाक़ है जो 5,04,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। स्पेन बहुत पहले से अपने महल्ले वक़ू की वजह से बहुत से बैरूनी अवामिल का शिकार रहा है। ये हालिया सदियों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में असर व रसूख का एक अहम जरिया था। इसके सकाफती असरात बहुत मजबूत हैं, जिसकी वजह इसमें 500 मिलियन से ज्यादा हिस्पानवी बोलने वाले अफराद हैं, जिससे ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली जुबान है। स्पेन तरक्की याफ्ता ममालिक में से एक है जो अपनी ताकत और मईशत की वजह से कायम है। इसका जीडीपी दुनिया के 9वें नंबर पर आता है, इसलिए यहाँ के लोगों का मेयार जिंदगी आमतौर पर बहुत बुलंद है। मुसलमान यहाँ इब्तदाई मराहल में उस वक्त पहुँचे जब मुसलमानों ने 93 हिजरी में जजीरा नुमा आइबेरियन में दाखिल होना शुरू किया और इस्लाम इस खित्ते के बड़े हिस्सों में फैल गया। बहुत सारे मुसलमान यहाँ हिजरत करके आए। वो मुसलमान एक ऐसी तहजीब की तामीर करने के काबिल थे जिसकी पुश्त पनाही एक दानिशवराना सकाफत कर रही थी जो कई नस्लों तक जिंदा रही। आज भी स्पेन में मुसलमानों की काफी तादाद रहती है। यहाँ मुसलमानों की आबादी 20 लाख के करीब है। मराकश और दीगर अफ्रीकी ममालिक से स्पेन में हिजरत करने वाले मुसलमानों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ मुसलमान आबादी तेजी से बढ़ रही है। स्पेन में कई इस्लामी तहरीकों और इदारों की बुनियाद रखी गई है ताकि मुल्क के अंदर मुसलमानों की रहनुमाई और उनके मामलात को मुनज़्ज़म किया जा सके। दूसरी जंग अजीम के बाद इटली में इस्लाम उस वक्त ज्यादा नुमाया हुआ जब मशरकी यूरोप के मुसलमानों ने इसकी तरफ हिजरत की। मेहनतकशों और तलबा के लिए एक मंजिल होने के अलावा और इटली में महदूद तादाद में मसाजिद के बावजूद मुसलमानों की तादाद निस्बतन ज्यादा है। इनकी रहनुमाई दसियों मुख्तलिफ इस्लामी कौंसलों और तंजीमों से होती है जो 20 सूबों में मौजूद हैं। यहाँ स्पेन की हवा इस्लामी सकाफत के भरपूर वर्षे की खुशबू से मुंसलिक है। मुसलमानों की 8 सदियों तक हिस्पानिया पर हुकूमत रही। मुसलमानों ने इस मुल्क में अपने दिलकश आसार छोड़े हैं। इन आसार की बाज़गश्त आज भी मुसलमानों की जिंदगियों में नजर आती है। आज भी रमजान का मुकद्दस महीना बड़े एहतमाम से मनाया जाता है। इटली और स्पेन के मुसलमानों के एक तवील इंतजार के बाद मेहमान के तौर पर रमजान मुबारक की आमद का इस्तकबाल किया जाता है। यहाँ नए हिजरत करके आने वाले भी अपने घर का सा माहौल महसूस करते हैं। यहाँ हर कोई इस माह मुकद्दस के माहौल और उसकी रूहानी मौजूदगी को नेकी और तकवा से भरा हुआ महसूस करता है। स्पेन में सैकड़ों सालों की इस्लामी सकाफत की मौजूदगी अभी तक अपना असर छोड़े हुए है। मकामी कम्युनिटी मुसलमानों की रिवायात और रसूमात की आदी रही है। यहाँ तक कि बहुत से मुख्तलिफ वाक़यात के दौरान मुसलमानों के साथ इश्तराक रखती है। मुसलमानों की कॉलोनियाँ इस्लाम की इन अक़दार को मुतारिफ करवाने में अहम किरदार अदा करती हैं, जिनमें मुआफ़ी, मोहब्बत और भाईचारे का जोहर होता है। दूसरी तरफ इटली में जहाँ मुतनव्वो नस्ली और अक़लियती गिरोह हैं, लेकिन मकामी कम्युनिटीज़ अपनी हम आहंगी और यकसानियत को बरकरार रखती हैं। मुसलमान जहाँ तक मुमकिन हो माह मुकद्दस के लिए तैयारी करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए नागुज़ीर ज़रूरियात और हलाल गोश्त फराहम करने वाली दुकानें मुख्तलिफ किस्म की अशियाए खुरोनोश जैसे खजूर और मीठे वगैरह ख़ास तौर पर मुकद्दस महीने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती हैं। बाज़ दुकानों को अगरचे कभी कभार रमज़ान लालटेनों से सजाया जाता है। ये दुकानें लोगों की जिंदगियों में खुशी लाने के लिए रमज़ान का एक पूरा पैकेज रखती हैं। यहाँ के रेस्टोरेंट मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले रिवायती खाने पेश करने में पेश होते हैं। ऐसे खाने इटली की कौम की सकाफत का अहम हिस्सा हैं। मुस्लिम घराने भी ये खाने तैयार करके एक दूसरे को तोहफे में भेजते हैं। रमज़ानुल मुबारक में मसाजिद की तज़ीनो आराइश
और सफाई सुथराई का काम जारी रहता है। रमज़ान में इन मसाजिद में लोगों की तादाद में इजाफा हो जाता है। इटली और स्पेन में इस्लामी सकाफती अंजुमनें रमज़ानुल मुबारक के प्रोग्रामों को पहले से तरतीब देने के लिए अपनी पूरी सलाहियतें इस्तेमाल करती हैं, जबकि सबसे बड़ी मसाजिद दोनों ममालिक के मुसलमानों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए नमाज के औकात और रमज़ानुल मुबारक के कैलेंडर छापती हैं। इंतज़ामिया अच्छे इमामों का इंतज़ाम करती है जो ख़ास तौर पर कुरान की क़िरात में बहुत अच्छे हों। पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए रमज़ान समाजी ढांचे को तक़वियत देने का मौका फराहम करता है, ख़ास तौर पर इन ममालिक में जहां मुसलमानों की अक़लियत है। ऐसे ममालिक में भी इस्लाम की वहदानियत और सलामती का पैगाम देने के लिए रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना आता है। इटली और स्पेन में तवील काम करने और रोजे के औकात के बावजूद लोग सहरी का खास एहतमाम खोरोनोश से आरास्ता करके इन दावतों का खूब एहतमाम किया जाता है। इन मराकज़ के हाज़रीन रोजाना खाना तैयार करने में रज़ा करते हैं। लोग मजहबी रसूमात पर अमल करते हैं और बहुत इबादत करते हैं। इस्लामी मराकज़ और मसाजिद शब कद्र